नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। फ्राइडे है तो आज हम लोग थोड़ी स्टैटिस्टिक्स अंकों की बात कर लेते हैं। अगले वर्ष देश में 7 विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब हर विधानसभा का चुनाव कहीं ना कहीं लोकसभा के को प्रभावित करता है, इसलिए वो उतनी ही शिद्दत के साथ बीजेपी तो लड़ती ही है। बीजेपी उसकी तैयारी कई साल पहले से शुरू कर देती है। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि जैसे ही वो चुनाव खत्म होता है उस राज्य में, अगले चुनाव की तैयारी बीजेपी शुरू कर देती है। मैं एक बगल में एक टेबल आपको जस्ट याद दिलाने के लिए एक टेबल लगा दिया हूं। मार्च में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश मार्च तक हो जाने चाहिए। मार्च में नहीं, मार्च तक 2027 तक यहाँ के चुनाव हो जाने चाहिए 5 राज्यों के। और दिसंबर तक गुजरात और हिमाचल प्रदेश के हो जाने चाहिए। तो ये 7 राज्य हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि कहाँ किसकी सरकार है। तो गोवा में बीजेपी, मणिपुर में बीजेपी, उत्तराखंड में बीजेपी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी, गुजरात में बीजेपी। इन 7 में से 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। और पंजाब में आम आदमी पार्टी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस, ये इनकी सरकार है। फिर मैंने जो आखिरी कॉलम है उसमें इसलिए आपको जस्ट एक जनरल वो हो जाए कि पिछला इलेक्शन जब 2022 हुआ था इन विधानसभा का, तो उसमें कितनी सीटें बीजेपी को मिली थी। तो मेजॉरिटी सीट्स मैंने लिख दिया है। तो 20/40 जब लिखा है, मतलब टोटल 40 सीट थी, उसमें 20 सीट गोवा में बीजेपी को मिली थी। फिर मणिपुर में 60 में 32, पंजाब में आम आदमी पार्टी को 117 में 92 स्वीप किया था बिल्कुल। उत्तराखंड में 70 में 47, ये भी स्वीप हुआ था। उत्तर प्रदेश में 403 में 255, गुजरात में 182 में 156 अनप्रेसिडेंट इस तरह के मैंडेट मिला था। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को 68 में 40 सीटें आई थी। अब एक एक स्टेट की थोड़ा हम लोग आपसे बातचीत कर लें कि किसकी कहां स्थिति है और ये देखा जाए कि ये कितना प्रभावित क्या करेगा। गोवा की बात सबसे पहले कर लेते हैं। गोवा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन जब 2022 का 2024 में लोकसभा इलेक्शन हुए तो वहां एक बीजेपी जीती, एक कांग्रेस जीती। विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी को 33% वोट मिले थे, कांग्रेस को 24% मिले थे। लेकिन वहां पे उस बार अगर आपको याद हो, आम आदमी पार्टी भी लड़ने गई थी और तृणमूल कांग्रेस भी लड़ने गई थी। तो आम आदमी पार्टी को 7% वोट, तृणमूल कांग्रेस को 5% वोट। तो 69% वोट इन 4 पार्टियों को मिले थे। वहां पे फ्लोटिंग वोट 30-31% का था। ये बात मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि वहां एक बड़ी मेजॉरिटी का फ्लोटिंग वोट है। वो किस तरफ चल देगा ये मुश्किल है इस समय कहना। 2017 में मतलब वहां पे 3 बार लगातार बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन यह भी समझने वाली बात है कि 2017 में कांग्रेस की 17 सीट आई थी, बीजेपी की मात्र 13 सीट आई थी, लेकिन सरकार बीजेपी ने बना ली थी। ऐसा कहा जाता है कि जो कांग्रेस के प्रभारी थे उस समय, वो वहां होटल में सोते रह गए थे और देर से उठ के गए अपने उसमें, तब तक बीजेपी अपना काम कर गई थी। वहां पे तीसरा टर्म मतलब 2012 में बीजेपी की सरकार बनी, 2017 में बनी, फिर 2022 में बनी। 15 साल हो रहे हैं। तो किसी भी जगह एक एंटी इनकम्बेंसी वाला मामला रहता ही रहता है। बहुत लंबे समय तक वहां सरकार चला रहे हैं और एक फ्लोटिंग वोट बहुत ज्यादा है। तो मेरे अपने अनुसार वहां पे फाइट होगी कांग्रेस और बीजेपी में। हाँ, मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं, एक जिसको बोलते हैं ना कि एक डिस्क्लोजर कर दूं। ये सारी बातें जब हम आपसे कर रहे हैं तो उसमें ज्ञानेश कुमार को हम किनारे करके कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि जिसकी जहां सरकार है उसका थोड़ा बहुत दबदबा रहता है, उसका थोड़ा बहुत वो प्रशासन के ऊपर अपनी पकड़ रखता है, तो वो कुछ हो। लेकिन ज्ञानेश कुमार क्या गोल खिलाते हैं वो तो भाई वही जानते हैं। तो इसलिए ये मान के चल रहे हैं जो भी आज चर्चा है कि वो ज्ञानेश कुमार फैक्टर को अलग करके कर रहे हैं, क्योंकि भारत के चुनाव में ज्ञानेश कुमार भी एक फैक्टर आया, मैं इसको मानता हूं। लेकिन ये सारी चर्चा इस बात पे हो रही है कि आज वहां क्या स्थिति है। तो वहां मेरे हिसाब से फाइट है। अब आ जाइए गुजरात। गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं। बीजेपी 156 सीटें जीती थी और वोट परसेंटेज भी उसका 53% था।
50% से ज्यादा सीटें वहां जीत के बीजेपी जा रही थी। कांग्रेस 17 सीटें जीती थी और उसका वोट परसेंटेज मात्र 27% था। आम आदमी पार्टी भी वहां लड़ी थी इलेक्शन, 5 सीटें जीती थी, 13% का वोट प्रतिशत था। तो जो कैलकुलेशन के लिए अगर 17 और 13 जोड़ लें तो 40% हो जाता है, लेकिन ये कैलकुलेशन ऐसे नहीं होता है। अगर आम आदमी पार्टी हटती तो उसके कुछ वोट बीजेपी में भी जाते, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस हुआ था। वहां पे कांग्रेस को 31% वोट मिले, आपको 3% वोट मिले, कुल 34% वोट मिले थे। और बीजेपी वहां 26 में से 25 सीट जीत गई थी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और है जो जो जिसका मैं आपको यहां से जिक्र कर दूं। जब लोकसभा इलेक्शन होते हैं तो नीचे की किस विधानसभा में किसकी बढ़त है ये भी देखी जाती है। तो बीजेपी जिसके 162 एमएलए जीते थे 2022 में, लोकसभा इलेक्शन में भी उसने 162 विधानसभा सीटों पे अपनी बढ़त बनाए रखा था। कांग्रेस जिसके 12 एमएलए बचे थे, क्योंकि टूट के 17 से 5 लोग टूट के इधर उधर होके चले गए हैं, उस 12 में से 20 सीटों पे कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी। यहां पे मेरे हिसाब से जैसी स्थिति आज है, राहुल गांधी वहां जाके भाषण दिए हैं कि बारात का घोड़ा और रेस का घोड़ा ऐसा बताया, लेकिन कुछ होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आज की तारीख में इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि बीजेपी की ही वहां सरकार फिर वापस आनी है, वहां कोई चैलेंज है नहीं है फिर उसे। अब आ जाइए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं। कांग्रेस को 40 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत था 43.90। ये इंटरेस्टिंग इसलिए कि ये समझना है थोड़ा। बीजेपी को 25 सीटें मिली और वोट प्रतिशत था 43%, 0.9% कम थी, सीटें 15 कम हो गई थी। और वहां पे आम आदमी पार्टी को भी 1% वोट मिला था, आम आदमी पार्टी वहां पे भी जाके लड़ी थी। उसके बाद आता है लोकसभा चुनाव। मोदी का जादू चलता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा में कांग्रेस को 4 में से 0 सीट आती हैं, वोट प्रतिशत रह जाता है 42%, लेकिन 43.9 से 42% रहता है, कोई ज्यादा गिरता नहीं है। बीजेपी की चारों सीटें बीजेपी जीतती है और उसका वोट प्रतिशत हो जाता है 56%, 43 से 56 पहुंचते हैं 13% की। अब जरा एक दो चीजें आपको ये बता दें कि वहां पे जो जो स्थिति है, वहां 12 जिले हैं हिमाचल में। 12 जिले में पिछले इलेक्शन में कांग्रेस हर जिले में कुछ ना कोई सीट जीती थी, लेकिन बीजेपी 4 जिलों में 0 थी, उसका खाता नहीं खुला था। वहां 2 बहुत बड़े जिले हैं, कांगड़ा है जिसमें 15 सीटें हैं, उस 15 सीटों में कांग्रेस 10 जीती थी, और दूसरा मंडी है जहां पे 10 सीटें हैं, वहां पे बीजेपी 9 सीटें जीती थी। तो ये भी एक मतलब कुल 68 सीटों में कांगड़ा और मंडी मिला के 25 सीट हो जाती हैं। तो अगर आप 25 डाल लीजिए तो बाकी जगह पे केवल 43 सीट है, मतलब बाकी 10 जिलों में 43 सीटें, तो मोटे तौर पे एक जिले में 4 साढ़े 4 सीटें, मतलब 4-5 सीटें हैं। यहां पे एक चीज इसलिए ये हिमाचल को भी समझना जरूरी है। बीजेपी विधानसभा में तो 25 ही सीट जीती थी, लेकिन बीजेपी जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो विधानसभा में 61 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने लीड किया था, 61। और कांग्रेस जिसकी 40 सीटें थी उसने केवल 7 सीटों पे आगे गई थी। तो ये मैं मान रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यहां फाइट होगी। इसको कांग्रेस के पक्ष में कहना शायद ठीक नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में तगड़ी फाइट होने की उम्मीद है। अब आ जाते हैं मणिपुर। मणिपुर में बीजेपी पिछली बार बहुत अच्छा इलेक्शन जीती। ये बीजेपी को मणिपुर में 60 में से 32 सीटें बीजेपी ने जीती थी। कांग्रेस वहां बीजेपी को 38% वोट मिले थे, 38% वोट विद 32 सीट्स। कांग्रेस को उससे आधे से भी कम 17% वोट मिले थे, केवल 5 सीटें आई थी। लेकिन उसके बाद जो बीजेपी ने मणिपुर में जो किया, बीजेपी सरकार ने जिस तरह से मणिपुर में नरसंहार हुआ, आज भी चल रहा है,
और बीजेपी का उससे कोई संवेदनशीलता नहीं, कोई लेना देना नहीं, ना प्रधानमंत्री का ना अमित शाह का। मुंह से कुछ कुछ कहते रहते हैं लेकिन उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। उसका खामियाजा उन्होंने लोकसभा में भुगता, जब दोनों लोकसभा की सीट वो हार गए। और वो कांग्रेस जो केवल 17% वोट 2022 में पाई थी, 2024 में उसका वोट प्रतिशत हो गया था 48%। बीजेपी 38% से 17% पे आ गई थी। तो मणिपुर में अच्छा, और वहां के असेंबली सेगमेंट्स की भी लीड बता दें। कांग्रेस वहां पे, जिसकी केवल 5 सीटें थी, लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ तो वो 36 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज में लीड की थी आउट ऑफ 68। बीजेपी वहां पे 37, जिसके उसके पास तोड़फोड़ करके अब उसके पास 37 जो सीट्स थी उसके पास, उसमें से केवल 9 सीटों में लीड कर पाई थी। तो बीजेपी की वहां हालत खस्ता है। मेरे हिसाब से वहां बीजेपी की सरकार आने का कोई दूर दूर तक गुंजाइश नहीं है। बीजेपी वो 100% लूज कर रही है। अब आ जाइए पंजाब। पंजाब इंटरेस्टिंग है। पंजाब इंटरेस्टिंग इसलिए है कि वहां विधानसभा 117 की है, उसमें आम आदमी पार्टी 92, कांग्रेस केवल 18 जो उससे पहले राज कर रही थी, श्रोमणी अकाली दल 3, बीजेपी 2, बीएसपी 1। लेकिन जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो वहां पे कांग्रेस 7 सीटें जीत गई। आम आदमी पार्टी 3, श्रोमणी अकाली दल 1, बीजेपी 0, इंडिपेंडेंट 2। अब एक चीज तो वहां देखने वाली यह है, अभी वहां कांग्रेस में अंदर बहुत हल्ला गुल्ला चल रहा है, आपस में बहुत खींचतान है। चड्ढी साहब कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर बना रहे हैं कि भाई मुझे अध्यक्ष बनाया जाए या सीएम फेस डिक्लेयर किया जाए। लेकिन एक चीज फैक्ट है, चन्नी साहब को इसका जवाब तो मतलब उनको खुद ही सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को जब हटाया गया, वो तो वहां थे, रिस्पेक्टेड थे, सब कुछ था, लेकिन उनकी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस से उनको हटाया गया और चन्नी जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। अब चन्नी जी आज की तारीख में जो भी कहें, मतलब कांग्रेस के ठीक है, सब कुछ अच्छा है, मैं भी बहुत अच्छा उनका सपोर्टर हूं, लेकिन ये भी फैक्ट है कि 2022 के इलेक्शन में 77 सीट से गिर के कांग्रेस की 18 सीटें आ गई थी। तो इसकी जिम्मेदारी भी मुझे तो कहीं लेता भाई, 59 सीट, 59 सीट का अगर लॉस है तो किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अगर वो मुख्यमंत्री के तौर पे आप काम कर रहे थे तो आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और एक और चीज है, वोट परसेंटेज भी आपका कम हुआ था, 39% से आप 23% पे आ गया था, 16% वोट कम पड़ा था, ये भी फैक्ट है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि चन्नी जी इससे अपने को अलग नहीं कर सकते हैं। मुझे एक पंजाब के बारे में एक चीज और आपको बता दूं कि यहाँ पे जो 18 उसके एमएलएज हैं, जब 2024 का इलेक्शन हुआ था तो उसने 37 सीटों में लीड किया था। लोकसभा इलेक्शन 37, विधानसभा की सीटों में लीड किया था 2024 के इलेक्शन में। आम आदमी पार्टी जिसके 92 एमएलएज हैं, वो 92 से गिर के आ गई थी 33 पे। बीजेपी, और ये इंपॉर्टेंट है, श्रोमणी अकाली दल एक जिसका एमएलए था, श्रोमणी अकाली दल जो जिसके 3 थे, अब टूट के 1 ही रह गया, वो 1 से 15 एमएलए सीट पे लीड की थी। और बीजेपी जिसके 2 एमएलए हैं, वो 23 एमएलए सीट्स पे लीड की थी 2024 में। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि वहां पे अगर 2024 को वो माने तो कांग्रेस 37, आम आदमी पार्टी 33, बीजेपी 23 और श्रोमणी अकाली दल 15। क्लोज है मामला, आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं। मेरे हिसाब से वहां पे कांग्रेस का दूर दूर तक कोई वो नहीं है। अब यहाँ बीजेपी जोर क्यों लगा रही है? बीजेपी इसलिए जोर लगा रही है, उसको लगता है 23 से मैं अगर किसी तरह 35 तक पहुंच जाऊं तो बाकी लोगों को तोड़फोड़ करके उसमें वो माहिर है, वो कर लेंगे। देखना यह है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जाना करीब करीब तय है, उसको रोकना थोड़ा, क्योंकि वहां बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। हालांकि म्युनिसिपल इलेक्शंस में, लोकल बॉडी इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी ने अच्छा किया, लेकिन जैसे वहां आ रहा है कि वो लोग वहां उससे निजात पाना चाहते हैं। अब वहां ऑप्शन केवल एक है, कांग्रेस। अब देखना यह है कि कांग्रेस अपने घर को कितना ठीक कर पाती है। अभी जो एक जनरल मैसेज आ रहा है ना कि भाई वहां थोड़ा फैक्शनलिज्म है, भूपेश बघेल बैठे हैं
मनाने में लगे हैं। कोई कांग्रेस छोड़ के नहीं जा रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि चन्नी जी चले जाएंगे बीजेपी में, इस तरह के, लेकिन कहीं कोई इस तरह का स्टेटमेंट मैंने नहीं देखा है किसी का। तो हैं सब लोग वही। कांग्रेस अगर अपने कुनबे को ठीक कर लेती है, थोड़ा प्रोएक्टिव हो जाती है, तो कांग्रेस का वापसी करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं दिखाई देता है। तो बीजेपी तो बाहर है, लेकिन पंजाब में एज मैं कांग्रेस की मानता हूं। उत्तराखंड आ जाए, फिर उत्तर प्रदेश कर लेंगे। उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, बीजेपी 47 सीट्स में जीत रही थी, कांग्रेस 19 और बीएसपी 2। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, पांचों बीजेपी जीती हुई है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि वोट शेयर भी उनका ज्यादा है। उनका जब विधानसभा हुआ था तो बीजेपी का 44% वोट शेयर था, कांग्रेस का 38% था। उस समय तो 6% की वो थी। लेकिन जब लोकसभा इलेक्शन हुआ तो 44 से बीजेपी चली गई 57%, कांग्रेस 38 से आ गई 33%। और एक और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जो लोकसभा इलेक्शंस में किन विधानसभाओं में किसकी लीड थी, उसको अगर देखें तो 60 जगह बीजेपी लीड की थी और केवल 7 जगह कांग्रेस लीड कर पाई थी। अब ये मेरा जो अपना मानना है कि अब आज भी उत्तराखंड में जैसा मामला चल रहा है, कांग्रेस का कोई बहुत अच्छा नहीं। ठीक है, हरीश रावत जी हैं, अच्छा इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन वहां बीजेपी को हटा पाएंगे इसमें मुझे डाउट है। तो इसलिए मैं उसको भी बीजेपी के खाते में मान रहा हूं। अब आखिरी बात है, जो सब 6 इलेक्शन एक तरफ और 1 इलेक्शन इन सब में भारी पड़ेगा, वो है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन 403 एमएलए की सीट, आज की तारीख में 255 बीजेपी और सपा कांग्रेस कांग्रेस के 2 एमएलए, कुछ इस तरह की स्थिति है। लेकिन जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें अद्भुत ढंग से इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को पीछे ढकेल दिया था और सबसे बड़े दल के रूप में उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी अपनी समाजवादी पार्टी के 37 एमपीज को जिता के ले आए थे। कांग्रेस के 6 एमपी जीते थे, बीजेपी के 33, आरएलडी का 2, अपना दल का 1 और चंद्रशेखर आजाद इंडिपेंडेंट 1। तो वहां पे इंडिया गठबंधन के 43 और एनडीए के 36, ये स्थिति लास्ट थी। अभी क्या हुआ है कि पिछला इलेक्शन भी अखिलेश बहुत अच्छा लड़े थे। पिछला इलेक्शन अखिलेश और कांग्रेस अलग अलग लड़ी थी। इस बार जैसी उम्मीद है, इसकी पूरी संभावना है कि ये इलेक्शन साथ ही लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के बैनर पे दोनों लोग साथ लड़ेंगे। साथ लड़ने से दो तीन वोट तो ये माना जाता है कि भाई मुस्लिम बाहुल्य जो है वो इंडिया गठबंधन को ज्यादा मेजोरिटी करेगी, यादव मेजोरिटी इनको करेगी। अखिलेश जी ने पिछली बार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, बहुत चतुराई से वो कुर्मी वोट को अपनी तरफ खींचने में सफल हुए थे, जो अदरवाइज ट्रेडिशनली कुर्मी बीजेपी के साथ ज्यादा अलाइन रहता है, लेकिन उसमें से ये काफी एमपीज को अपने यहां ले आए थे। तो वो एक अगर स्ट्रेटेजी ठीक से करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक माने रखेगी। दूसरा, दलित समाज में पिछली बार अखिलेश यादव जी 4 पास, मतलब जो इंडिया गठबंधन है वो 4 पासियों को जिता के ले आया था। तो वो एक बड़ी बात है, क्योंकि जाटव के बाद जो सबसे बड़ा ग्रुप है दलित में वो पासी समाज का है। उसीलिए रामविलास पासवान के लड़के को भी बुलाया जा रहा है। ये सब चीजें हो रही हैं। कांग्रेस भी वीरा पासवान की मूर्ति का अनावरण करने, ये सब हो रहा है। लेकिन अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से अखिलेश जी कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना नामुमकिन नहीं है। ये हो सकता है, अचीवेबल है। डिपेंड ये करता है कि कितनी मेहनत, कितना प्रोएक्टिव, कितना आपस का झगड़ा कम करेंगे, कितना सीट को लेके तालमेल बनेगा। ये सारी चीजें फैक्टर जरूर हैं, लेकिन कुल मिला के वहां बराबरी की लड़ाई है। मैं बराबरी बोल रहा हूं, मैं एडवांटेज ना बीजेपी की है ना एडवांटेज इंडिया गठबंधन की है, लेकिन लड़ाई बराबर की है। तो अब कुल जमा इसका अगर रिपोर्ट कार्ड करें तो 2 जगह जहां बीजेपी की वापसी तय है वो गुजरात और उत्तराखंड। मेरे हिसाब से फाइट बीजेपी के पर्सपेक्टिव से मैं देख रहा हूं, बीजेपी के चश्मे से, तो गोवा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब
पंजाब में नहीं, पंजाब में वो कोशिश करेगी, पंजाब में नहीं, लेकिन गोवा, हिमाचल प्रदेश और यूपी में उसको फाइट करना पड़ेगा अपनी कुर्सी को वापस पाने के लिए। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा, और जहां पे वो नहीं आएगी और जहां पे इंडिया गठबंधन की लीड है या कांग्रेस की लीड है, वो मणिपुर और पंजाब, इस दो जगह मैं ये मान के चल रहा हूं कि कांग्रेस की लीड है। तो अंतोगत्वा दो जगह गुजरात और उत्तराखंड बीजेपी, मणिपुर और पंजाब कांग्रेस, और बाकी जो 3 स्टेट हैं गोवा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये ओपन है। इस पे जो बेहतर करेगा वो आगे आएगा। तो कुल मिला के इंडिया गठबंधन के पास एक अच्छा अवसर है। लड़ाई झगड़ा पीछे रखें, ठीक से एक साथ आए, अच्छा कैंपेन करें, और एक फैक्टर तो है ही कि ज्ञानेश कुमार को कैसे चेक में रखेंगे, कैसे उनको कवर करेंगे, उसके ऊपर सोचना शुरू करें, प्रयास शुरू करें, जो इलेक्शन कमीशन में जाएं, कोर्ट में जाएं, क्योंकि उनको चेक में रखना इस पूरे उसमें इंडिया गठबंधन के लिए बहुत आवश्यक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।